Namaste to all my dear viewers. Myself Vaishali Sharma and I welcome you all to another episode of Biz Legal Talk Show, a platform created for those curious minds who wish to know the unexplored chapters of the legal fraternity. Our today's episode is based on the topic of recovery of dues, and to explain the topic from its ABC to its XYZ, we have with us Advocate Lalit Jain. Namaste. We had met sir in our previous episodes and were completely enlightened by his answers and the way he explains even the most complex subjects in the most easiest of ways. So thank you so much sir for being here with us again. My pleasure. So our today's topic is recovery of dues, and I believe the very first thing which is to be understand is what is a legal debt. Any debt which you are able to prove legally is a legal debt. It's a very simple definition. जो पैसा आपको मार्केट से लेना है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, अगर आप उसको लीगली प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तो उसको लीगल डेप्ट बोला जाता है. लीगल डेप्ट का यही डेफिनेशन है, एकदम सिंपलेस्ट मैनर में. प्रूव योर डेप्ट लीगली, दैट्स इट. सो इस लीगल डेट को हम लोग रिकवर करने के लिए कोर्ट्स के पास जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, आई मीन टू से ऑफ कोर्स यू शुड. बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं. आई अंडरस्टैंड कौन कोर्ट जाएगा, कौन इतना साल वेस्ट करेगा, इट हैपन्स. बट इतने सारे रेमेडीज़ आ चुके हैं आज की तारीख में कि अगर आप देखोगे, अगर आपने अपना स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाया है, यू नो, इफ़ you are able to make a good legal strategy, I am pretty much sure out of so many remedies which the law has given it to you, you can recover your money. If I am saying super fast, I may be wrong, but yes, quickly, very quickly. There are many remedies nowadays. Exactly. So to recover this debt, सिर्फ एक सिविल सूट हो सकता है या फिर सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या फिर क्रिमिनल कोर्ट को भी कर सकते हैं? See, क्या है, I will tell you what, recovery of money actually में is a civil matter. ठीक है, पैसे का लेन देन करना, आप बिज़नेस करना, हम उसको सिविल मैटर मानते हैं. इसके लिए आप में से बहुत जन, यू माइट हैव गॉन टू द पुलिस स्टेशन सेइंग दैट कि मेरा पैसा नहीं आया है, तो पुलिस आपको बोलता है कि नहीं ये भाई सिविल मैटर है, आप इसको हमारे पास मत लाइए, आप कोर्ट से ऑर्डर लाइए, कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा तो विल डू दैट. फिर आप ज़्यादा फोर्स करते हो तो बोलते एक काम करो साहब, आप मैजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, आप ऑर्डर लेके आ जाओ FIR का, हम लोग FIR लिख देंगे. ये आपने फेस किया होगा. द रीज़न इज़ बिकॉज रिकवरी ऑफ मनी इज़ मोर ऑफ अ सिविल मैटर. आई एम नॉट सेइंग कि वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है. कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर हैं जहाँ पे इट इज़ एबल टू सेटिस्फाई अ सर्टन सेक्शंस ऑफ IPC और अदर लॉज, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सिविल क्रिमिनल वे ऑफ रेमेडी. बट क्रिमिनल में आपको पैसे रिकवर होंगे, डोंट गो फॉर दैट. क्रिमिनल का इंटेंशन अलग है, सिविल का इंटेंशन अलग है. सिविल मीन्स टू रिकवर द मनी, क्रिमिनल मीन्स जो उन्होंने एक गलत तरीके से या रॉन्ग एक्ट किया हो, उसको CRPC के थ्रू प्रोसेस करना. सो बाइफर्केशन है, बट इट डिपेंड्स कि आपका स्ट्रेटेजी क्या है, लीगल स्ट्रेटेजी क्या है, आप बिजनेस स्ट्रेटेजी भी इसमें इन्वॉल्व होता है. इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट एक्शन यू वांट टू टेक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर कस्टमर. End of the day, customer is a god, right? So you need to take a call. Exactly. Which strategy has to be used for which customer, but take it very wisely. And I will prefer, having a good legal strategy always works in your favor. Exactly. So when it comes to civil and criminal matters, can both go simultaneously? एक साथ दोनों केसेस कर सकते हैं? कर सकते हो आप, बिकॉज क्रिमिनल, एज आई टोल्ड यू, क्रिमिनल एक अलग दायरा है. क्रिमिनल को हम अलग तरीके से देखते हैं, उसका एक अलग सिस्टम चला जाता है. सिविल एक अलग होता है. आप सिविल में रिकवरी करने जाते हो, क्रिमिनल में एज आई टोल्ड रिकवरी नहीं होता है. आप क्रिमिनल में जब करते हो आपका इंटेंशन अलग होता है. यू ट्राई टू प्रूव कि ये चीट हुआ है, ब्रीच हुआ है, सो उसका एक डिफरेंट पैरामीटर्स होता है. हाँ, आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन में एक सेक्शन में नहीं जा सकते. जैसे कि CPC है, बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, समरी सूट हो गया, MSME हो गया. You cannot opt for more than one remedy. Right. Only in CPC. But CPC or criminal, of course you can go simultaneously. In short, same cause of action के लिए एक what you call CPC में आप एक ही बार जा सकते हो. क्रिमिनल में आप एक के ऊपर कर सकते हो अगर दोनों का what you call ingredients अलग है तो. Right. But again, it's a very debatable topic. इसके लिए choose wisely कि आपको करना क्या है. Right. सो जब हम लीगल डेट की बात करें या रिकवरी की बात करें, सबसे कॉमन केसेस होते हैं कि मैंने किसी को सामान पहुंचाया और मुझे उसके पैसे वापस नहीं आए. सो एक ऐसे केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश करना सबसे ज़रूरी रहता है? ओके,
मैं इसको दो लेट मी बाइफरकेट दिस आंसर इनटू टू वेज। एक कंपनी जो सिस्टम फॉलो करता है और एक कंपनी जो सिस्टम ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है ये हम चलते रहेगा, चलने वाला काम है। जो सिस्टम फॉलो करते हैं दे हैव देयर ओन सिस्टम। उनका सिस्टम क्या होता है? उनका KYC होता है। KYC में डॉक्यूमेंट्स उनको जो मांगना है वो मांग लेते हैं। उनके पास MIS होता है, सिस्टम चेक इन प्लेस होता है, चलान होता है, डिलीवरी का कैसे होगा सिस्टम प्लेस होता है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उनका सिस्टम कैसे होता है, साइन कौन करता है, पैसे कैसे आना है, पैसे कैसे लेना है, अग्रीमेंट साइन होना है, ये सब पैरामीटर्स उनका सिस्टम जनरेटेड होता है। आपने ये देखा होगा, यू मस्ट हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इफ़ यू आर वर्किंग विद सम सीनियर बिग कंपनीज कि दे डोंट बाईपास देयर सिस्टम। दे विल टेल यू कि आप अग्रीमेंट साइन करो, हम आपको ऑर्डर रेज करेंगे, आप इन्वॉइस रेज करो, आप जैसी माल दोगे आप चलान दो, आप चलान दोगे तो आपका इन्वॉइस आएगा, इन्वॉइस में हम चेक करेंगे। इस सिस्टम प्लेस्ड है। ये जो बाकी जो कंपनीज होती है जो इन सिस्टम को ज़्यादा प्लेस नहीं करती हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ट्रस्ट पे जाते हैं। लाइक किसी ने कैश में धंधा कर लिया तो किसी ने वाइट में कर लिया। जिन्होंने कैश में किया, लेट मी टेल यू इट्स अ ब्लैक मनी। सो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? आई थिंक यू शुड नो कि वो नहीं होता है। सो आई एम राइट नाउ टॉकिंग ओनली अबाउट वाइट मनी। आप अगर वाइट मनी के थ्रू जाते हो तो सिस्टम भी आपको, भले आप पूरा सिस्टम प्लेस मत करो, एटलीस्ट थोड़ा करो। अग्रीमेंट साइन नहीं करना है मत करो, आई विल प्रीफर यू साइन इट। नहीं करना है आप मत करो, एटलीस्ट परचेस ऑर्डर तो लो, इन्वॉइस रेस करो, चलान करो। आप जब उसको माल देते हो तो आप लिखा पढ़ी करो। अगर आप ये करते हो तो एटलीस्ट आपका एक डॉक्यूमेंट्स का सिंक बन जाता है। अभी आपका ये क्वेश्चन था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले अग्रीमेंट, उसके बाद परचेस ऑर्डर, इन्वॉइस, माल देते हो तो चलान। आजकल ई-वे बिल आ गया है, चलान हो गया। जैसी माल पहुंचता है, हो सके तो आप ईमेल भेजो सेइंग दैट वी अप्रिशिएट दैट यू हैव रिसीव्ड द गुड्स, वी होप दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड वी होप फॉर द नेक्स्ट। जो भी आपको ईमेल भेजना हो, दैट्स योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। पेमेंट नहीं आता है, अब रिमाइंडर भेजो। पेमेंट नहीं आता है, फिर से रिमाइंडर भेजो। नहीं आता है तो बात करो, रिमाइंडर भेजो। ये डॉक्यूमेंट्स अगर है और साथ में KYC है, सो ये आपका अगर डॉक्यूमेंट बन जाता है, राइट, तब आप जब आप कोर्ट जाते हो, आपको एकदम सिंपल भाषा में कोर्ट को क्या लिख के देना है कि मैंने ये तारीख को माल भेजा, ये तारीख को उसने ये किया, ये तारीख को उसने किया। आप सोचिए अगर आपका ये सब डॉक्यूमेंट एकदम लाइन में है, इफ़ एवरी डॉक्यूमेंट इज़ इन प्लेस, यू डोंट हैव टू प्रूव इन द कोर्ट कि मैंने क्या माल दिया ना नहीं दिया। एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, यू जस्ट हैव टू गो सबमिट द डॉक्यूमेंट, कोर्ट विल सी द डॉक्यूमेंट एंड द फर्स्ट थिंग द कोर्ट विल आस्क द ऑपोजिट पार्टी, इसमें ऐसा क्या है जो आपको डिबेट करना है। आप ये करोगे, 90% ऑफ योर मैटर एक्चुअली गेट्स रिजॉल्व्ड बिफोर कोर्ट। फिर भी अगर आपको कोर्ट जाना पड़ा, 90% ऑफ योर मैटर विल बी रिजॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग एंड आफ्टर समन्स एंड बिफोर एविडेंस। Exactly, because everything will be proved. सो अगेन सिस्टम हैज़ टू बी इन प्लेस्ड। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो सिस्टम फॉलो करो जो बड़ी कंपनियां करती है। आई अंडरस्टैंड सबका बजट होता है, बट एटलीस्ट एक छोटा सा पैटर्न वो फॉलो करो। आप फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको कोर्ट में आएगा। भले ही आपका वो डेप्ट लीगल है, तो जो डेप्ट आपको 2 महीने में आना चाहिए, दैट विल टेक्स 2 to 3 years। एग्जैक्टली, क्योंकि टाइम जाएगा प्रूव करने। हाँ। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएँ, सो लेट्स टेक अ सिनेरियो वेयरइन मैंने इनवॉइस रेज किया एंड मुझे पेमेंट नहीं आया। सो फर्स्ट थिंग व्हाट टू डू इन दिस केस? मैं एक एजम्पशन लेके जा रहा हूँ कि आपने अग्रीमेंट किया है, परचेस ऑर्डर आया। अगर वो सिनेरियो है, इन्वॉइस का पेमेंट नहीं आया हुआ है, आप रिमाइंडर भेजिए। एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस करना है। यू डोंट वांट टू फाइट आउट विथ योर कस्टमर इवन फॉर अ स्मॉल पेमेंट। क्या मिलेगा अगर आप हर चीज़ के लिए फ़ाइट करोगे? यू विल लूज आउट द कस्टमर्स। सो आई थिंक, और डेफिनेटली जितने भी स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं वो रिकवरी को इम्पोर्टेंट इतना नहीं देते हैं स्टार्टिंग में। वो रुकते हैं, एटलीस्ट 180 days रुकते हैं। बट ये प्रॉब्लम किधर आता है, जब छोटे बिजनेस वाले बोलते हैं कि हमें अगर टाइम पे पैसा नहीं मिला तो हमारा वर्किंग कैपिटल कैसे चलेगा, राइट? अगर आपको पैसा नहीं आता है, देन आई विल प्रीफर कि आप उनको रिमाइंडर्स भेजते रहो, उनसे मिलकर आओ। अब मिलकर आते हो तो एटलीस्ट उनको ईमेल भेजो आप कि दिस रिफर्स टू आवर पर्सनल मीटिंग वी हैड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, दिस पर्टिकुलर टाइम, वेयर इन यू ऑल वर प्रेजेंट एंड यू अश्योर्ड मी कि पेमेंट आने वाला है, आई एम वेटिंग फॉर योर पेमेंट। आप उनको बोलो कि आप अप्रूव तो करो ईमेल। वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप उनसे बात करो ना। आई एम टेकिंग एन एजम्पशन कि वो पैसा दे ही नहीं रहा, 6 महीना हो गया और अब आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। देन हैव दिस सिस्टम इन प्लेस कि आप एक ऑफिशियल नोटिस भेजो, नॉट थ्रू योर लॉयर, थ्रू चेन। पहले आप भेजो, फिर आपका सीनियर भेजेगा, फिर टॉप मोस्ट सीनियर भेजेगा।
वो भी नहीं होता है, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू कॉल फॉर द लीगल नोटिस। उसके बाद भी पैसा नहीं आता है, देन अगेन इट डिपेंड्स कि आपका अग्रीमेंट क्लॉज क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू मूव टू द कोर्ट। राइट। सो अगर हम एक ऐसा केस लें जो 2015 में हुआ था, एज इन 2015 में पेमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, सो कैन आई अप्रोच द कोर्ट नाउ इन 2021 और इज देयर अ लिमिटेशन टू द हाँ, यूज? सो बेसिकली योर क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी लिमिटेशन फॉर मी इन गेटिंग द माई मनी बैक? ऑफ कोर्स लिमिटेशन तो होना भी चाहिए। आप लिमिटेशन नहीं करोगे तो 2015 का पैसा वो 2035 में मांगने जाएगा। और इनफैक्ट बाय हैविंग अ लिमिटेशन एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। मतलब जो विजिलेंट ही नहीं है वो क्या बिजनेस करने वाला है। सो लॉ ने आपको 3 साल का एक लिमिटेशन दिया हुआ है। अब वो 3 साल कैलकुलेट कैसे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेमेंट से 3 साल, लास्ट कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल, लास्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट से 3 साल, लास्ट अप्रूवल से 3 साल। ओके। सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी आप सोचो, जब मैंने आपको पिछले में ये आंसर दिया कि आप ईमेल भेजो, उनसे अप्रूवल लो, क्यों 3 साल आप बढ़ जाते हो? आप ये चीज़ मान के चलना कि आपके पास टाइम नहीं है, 3 साल आपको कैसे भी रिन्यू करना है। और अगर आप वो रिन्यू कर ही नहीं रहे, आप समझ जाओ कि वो डिले कर रहे हैं। एंड देन दिस इज़ वेयर द बिजनेस स्ट्रेटेजी कम्स कि नो, वी कैन नॉट वेट नाउ फॉर मोर देन 6 months, लेट्स प्रोसीड इट। आई थिंक ये सिस्टम आप प्लेस करोगे इज़ गुड फॉर आपके बिजनेस के लिए ही अच्छा है एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो अगर हम एक ऐसे डेटर की बात करें जिसका एड्रेस ही नहीं है मेरे पास, सो उसके खिलाफ मैं केस कर पाऊंगी कोर्ट में? फिर आप कर सकते हो। डेटर्स कंपनीज भी होता है, LLP भी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है, HUF भी होता है, व्हाट यू कॉल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी होता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एड्रेस नहीं है। अगेन दिस इज़ वेयर आई एम मैंने अभी आपको कहा था कि हैव योर डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस, KYC रखो। आज अगर आपका KYC नो योर कस्टमर का डिटेल आपके पास पड़ा है, आपको सब डिटेल्स पहले ही पता चल जाता है, राइट। और ज़्यादातर बिजनेस आजकल जो एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी के साथ बिजनेस एंटर कर रहे हैं या आप नेगोशिएशन कर रहे हो, व्हाट यू डू इज़ दैट यू उसके बारे में आप थोड़ा आप ऑनलाइन सर्च कर लेते हो, आप पता लगा लेते हो, आप किसी से रेफरेंस ले लेते हो, विच इज़ ऑलवेज गुड। आप सोचिए आज की तारीख में अगर किसी का वेबसाइट नहीं है, वो बहुत कम होने लगा है, बिकॉज अगर वेबसाइट नहीं है तो मतलब व्हाट नाउ आई एम नॉट सेइंग जिसका वेबसाइट नहीं है तो वो सही नहीं है, बिकॉज आजकल जिसके वेबसाइट होते हैं वो ज़्यादातर सही नहीं होते। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा आप अपना स्टडी करो, चाहिए तो आप अपने लीगल को रखो, उसको थोड़ा स्टडी करने दो और एग्जीक्यूट करो अग्रीमेंट्स। अब रही बात एड्रेस है ही नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो कोई भी हो, कंपनी और LLP छोड़ के कोई भी हो, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा पता लगाने में वो कहाँ है। अगर है ही नहीं है आपके पास तो लॉ यही बोलता है कि लास्ट नोन एड्रेस पे यू कैन फाइल अ केस, यू कैन गेट एन ऑर्डर। बट माई क्वेश्चन टू यू इज, आप कर भी लोगे तो आप डिग्री कहाँ एग्जीक्यूट करोगे? राइट। लेकिन आई विल प्रीफर कि आप कोर्ट जाओ, आप ऑर्डर लो, डिग्री कहाँ एग्जीक्यूट करना है दैट्स द नेक्स्ट स्टेप्स, राइट। एटलीस्ट ऑर्डर लेके बैठ जाओ सो दैट यू नो कि पैसा कभी ना तो कभी आएगा। देन यू ट्राई टू फाइंड दैट पर्सन कि वो कहाँ है, बराबर है। हाँ, उसके बाद अगर वो नहीं आता है, पैसा ज़्यादा बड़ा है, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर पैसा कम है देन आई थिंक वी कैन एंटर द जोन ऑफ क्रिमिनल। अब गो फॉर अ लीगल स्ट्रेटेजी कि हमें कैसे करना है। ये भी फैक्ट है कि इतना सा बड़ा प्रोसीजर करने के लिए आपको लीगल कॉस्ट लगेगा। दिस इज़ वेयर आई टोल्ड यू, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इज इन सिंक, आपका स्ट्रेटेजी बराबर है, लीगल स्ट्रेटेजी प्लेस में है, चांसेस ऑफ दिस सिचुएशन कमिंग इज़ वेरी लेस। वो आएगा, आना इज़ गुड ऑल्सो फॉर योर बिजनेस, दैट शोज़ कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है इन अ वेरी ह्यूमर मैनर। बट आने दो, सिस्टम प्लेस में रखो, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर। एग्जैक्टली। सो जैसा आपने कहा KYC ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज नेसेसरी ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए। सो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो KYC के अंडर फॉल इन करते हैं? अब देखिए, ये भी डिपेंड्स कि आपके क्लाइंट्स कौन से हैं। मैं मान के चलता हूँ एक प्रोप्राइटरशिप है। आप क्या करोगे, आप उसे नाम लोगे, पैन कार्ड लोगे, बिजनेस का नाम लोगे, उसका कार्ड लोगे, एक कैंसिल लेटर हेड लोगे, आप आधार कार्ड लोगे, आप उसका बैंक का डिटेल्स लोगे, हो सके तो प्रॉपर्टी का डिटेल्स लोगे, आप फैमिली का डिटेल्स अगर हो सके तो ले लो, विच आई नो बिजनेस में कोई देता नहीं है। बाद में आप आजू बाजू की दुकान से रेफरेंसेस ले लो। उसको पूछो आपका कोई रेफरेंस है जो मेरे कॉमन में है, वो रेफरेंस ले लो। आप उसके वेबसाइट चेक कर लो, वेबसाइट में क्या डिटेल्स है। आप उसके GST का अगर हो सके तो रिटर्न्स चेक कर लो कि ये एक्टिव GST वाला है या नहीं है।
इतने सब आ गए आपके पास, देन एटलीस्ट आपका एक अश्योरेंस तो रहता है कि चलो मैं जिससे डील कर रहा हूँ ही इज़ नॉट एन एलियन, वो धरती का ही है, राइट? हाँ, फॉर अस इम्पॉर्टेंट इज टू एग्जिस्ट. अगर वो चला गया देन दैट्स योर कॉल. एग्जैक्टली. सो अब ये एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं फिर हम जिसमें इनवॉइस रेज नहीं हुआ, ना ही कोई चलान आया, ओनली ईमेल कॉन्वर्जेशंस हैं. सो ईमेल कॉन्वर्जेशंस के बिहाफ पे मैं प्रूफ कर पाऊंगी कोर्ट में दैट लीगल डेट एग्जिस्ट? आप कर सकते हो. अब इस चीज़ को थोड़ा मैं एक विस्तार से आई टेल यू इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम होता है. अगर आपके डॉक्यूमेंट सिंक है, आपके पास KYCs है, आपका सिस्टम प्लेस्ड है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली क्लेम्स को हम दो चीज़ों में बांटते हैं, डिस्प्यूटेड क्लेम, अनडिस्प्यूटेड क्लेम. सो लेट मी टेल यू, डिस्प्यूटेड डेप्ट, अनडिस्प्यूटेड डेप्ट. जब आपका अनडिस्प्यूटेड डेप्ट होता है, you were in a very better position to claim your amount in a very fast manner, because you don't have to prove anything, everything is in place. Now the only question comes is disputed. अगर आप disputed matter claim करने जाते हो, then the procedure is little bit big. You have to prove each and everything. You have to prove document. You have to have witness, which will take a lot of time. आप एक सिंपल सा चीज़ ले लो, अगर आपका अनडिस्प्यूटेड डेप्ट है तो आप NCLT जा सकते हो, आप समरी सूट कर सकते हो और आपको 6-8 महीने में ऑर्डर आ भी जाएगा. अगर आपका डिस्प्यूटेड है देन यू हैव टू बी रेडी फॉर द गुड लिटिल बिट ऑफ लॉन्ग लिटिगेशन बैटल. ओके. सो अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करें हम, PDC चेक की क्या अहमियत आती है फिर उसमें? वेल PDC जब से ये नया कानून आया था सेक्शन 138, लोगों ने PDCs लेना चालू किया है. वो इसके लिए लेना किया है बिकॉज PDC एक तरह से वो अभी सिक्योरिटी लेते हैं कि अगर हमें आपका पैसा नहीं मिला वी विल यूज़ दिस अमाउंट. पहले बहुत सारे इश्यूज होते थे कि हमने सिक्योरिटी दिया ना वैसे दिया, बट आई थिंक नाउ दिस इज सेटल्ड लॉ कि आपने किसी तरह भी दिया हो, इफ़ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शन यू आर लायबल टू पे. सो PDC लेना इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बट इन अ वेरी डिफेंसिव मैनर मैं आपको ये बताता हूँ, आजकल बहुत सारे स्मार्ट बिजनेस वाले PDC देना बंद कर दिए. उनको पता है कि आप उनके ऊपर सेक्शन 138 फाइल करोगे और किसका अगर अच्छा रेफरेंस है तो वो डायरेक्ट क्रिमिनल कर देगा. बट येस PDC हैज़ अ वेरी बिग रोल इन प्लेइंग बिकॉज PDC से अगर मान लीजिए आपको, जैसे आपने कहा था कि उसका एड्रेस ही नहीं है मेरे पास, एम आई राइट? एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन टू फाइल सेक्शन 138. नाउ सेक्शन 138 इज नॉट अ क्रिमिनल बट इट इज़ अ क्वासी क्रिमिनल, राइट? क्रिमिनल के स्टेप्स लेता है बट डेफिनेटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इट्स अ सिविल सॉर्ट ऑफ रेमेडी इन अ क्रिमिनल मैनर. बट एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन होता है कि चलो कल को वो नहीं आ रहा है, पुलिस उसको पकड़ेगा. सो यस PDC का एक्चुअली में आज में रोल बहुत बढ़ गया है और आई थिंक ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है जिसमें PDC नहीं मांगा जा रहा है. सो अगर हम बात करें कि चलो मैं कोर्ट गई, मैंने प्रूफ कर दिया, ऑर्डर आ गया, डिक्री आ गया, बट स्टिल द डेटर इज़ नॉट पेइंग बैक माई डेट, सो ऐसे सिनेरियो में फिर क्या करना चाहिए? डिक्री आ गया बोले तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास ऑर्डर है और कोर्ट का डिक्री आ गया कि दिस पर्सन हैज़ टू पे, राइट? नाउ अगेन मेरे आंसर्स रिपीटिव इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हाउ इंपॉर्टेंट दैट सिंक इज़. मान लीजिए आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, KYCs है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? आप उस ऑर्डर या तो डिक्री को लेके आप एग्जीक्यूशन फाइल करोगे, राइट? नाउ द लेटेस्ट द सुप्रीम कोर्ट हैव टोल्ड कि कंप्लीट ऑल द डिग्री मैटर्स विद इन 6 months. आपको करना क्या है? आपके पास डिटेल्स पड़ा है, यू गो टू द कोर्ट, यू फाइल एन एप्लीकेशन, हो सके तो यू इन्फॉर्म द कोर्ट कि इसके पास इतना पैसा है, वो बेच के जा सकता है. वाई डोंट यू फाइल एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एप्लीकेशन एंड अटैच हिज एसेट्स. एक बार आप अगर उन्हें आपका एसेट्स अटैच कर लिया, एटलीस्ट यू आर सेफ. सो उसका बाद का जो स्टेप है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है. बट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री तभी सक्सेसफुल होगा जब आपके पास उसका डिटेल्स है. यहाँ पे मैं मानता हूँ देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लूप होल, आप बोल सकते हो, बिकॉज क्या होता है हम इतना, कोई भी बंदा इतना केस लड़ता है, वो जीतता है, फिर वो बोलता है अरे वापस से केस लड़ना है, और तब तो डिटेल्स ही नहीं है. सो दिस इज़ वेयर आई फील कि डिक्री को क्रिमिनल बना देना चाहिए कि अगर एक बार मेरे पास आ जाता है ऑर्डर स्पेशली, यू नो, तो हम उसको क्रिमिनल बना सकते हैं. आई मीन टू से इफ इट डजंट कम देन ही शुड बी टेकन एज एन हैबिचुअल ऑफेंडर एंड उसके जितने भी बैंक अकाउंट से ही शुड बी फ्रीज्ड आउट. एल्स वो कॉन्फिडेंस निकल जाता है बिजनेस कम्युनिटी में, राइट? और चलिए ये तो बात हो गई बिजनेस ट्रांजैक्शंस की. कई बार हम अपने दोस्तों को पैसे लेंड करते हैं, सो ऐसे केस में जब दोस्त ने डिनाई कर दिया पे बैक करने से, सो कैन वी रिकवर फ्रॉम कोर्ट? हाँ, तो इस क्वेश्चन को, ये कमर्शियल तो नहीं होगा, कमर्शियल तो नहीं, बिकॉज अगर आप पैसे देते हो और अगर आप कमर्शियली करते हो देन आई थिंक यू शुड नो कि आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो, बिकॉज देन यू हैव टू कंप्लाई विद मनी लेंडिंग लाइसेंस एक्ट. तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि उसने ऐसे ही आपको फ्रेंडली लोन में दिया. वेल आप लिखा पढ़ी करो और चेक है तो ठीक है, लिखा पढ़ी करो तो मिल जाएगा, लिखा पढ़ी नहीं करोगे, अगेन आई टोल्ड यू
डिस्प्यूटेड डेप्ट, अनडिस्प्यूटेड डेप्ट, लिखा पढ़ी करो, इट विल बिकम मोर ऑफ एन अनडिस्प्यूटेड डेप्ट. लिखा पढ़ी नहीं करोगे, बी रेडी फॉर द लॉन्ग बैटल, बिकॉज यू हैव टू प्रूव इट कि आपने क्यों दिया, आपका सोर्स क्या है, कैसे दिया, कहाँ से दिया, पर्पस क्या था. एग्जैक्टली. सो इसी सिनारियो में फ्रेंडली लोन आता है या वो थोड़ा डिफरेंट है? इट डिपेंड्स. फ्रेंडली लोन में देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो ऐसे मैटर्स आते हैं जहाँ पे मैंने पैसे दिए वो सब फ्रेंडली लोन बोल के ही आते हैं कि मैंने फ्रेंडली लोन दिया, ने ये दिया. बट एंड ऑफ द डे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोन देते हैं बट इंटरेस्ट कैश में लेते हैं. हाँ, राइट. इट्स अ रियल फैक्ट. बट लेट्स टॉक अबाउट बीइंग लीगल. फ्रेंडली लोन आप उसको छोड़ के और क्या बोलोगे. बट अगेन जो भी चीज़ हो, यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट. हाउ यू विल प्रूव इट? इफ़ यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, आप क्या प्रूव करोगे? आप कर सकते हो, आई एम नॉट डिनाइंग, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ पे आपका 1 साल में मैटर खत्म हो सकता है, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 4-5 ईयर्स. यू नो वाई? वो मैटर आप करोगे, वो आप जीतोगे, उसमें अपील होगा, वो अपील से अपील होगा, अपील होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट कहीं ना तो कोई वो चलेगा. तो ज़्यादातर लोग बोल देते हैं अभी इतने बड़े प्रोसीजर में पढ़ना ही नहीं है. एंड आई एम टेलिंग यू, मैनी ऑफ देम दे जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द कोर्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, तो क्या उसके अंडर रिकवरी ऑफ ड्यूज पॉसिबल है? हाँ, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ टोटली डिफरेंट एक्ट. हाँ, उसमें रिकवरी वाला सिस्टम होता ही नहीं. होता ही नहीं. बिकॉज सी कंज्यूमर में यू कैन नॉट गो टू द रिकवरी ऑफ मनी. कंज्यूमर इज ओनली फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, और आप ये करो या तो ये दो. अब जैसे कि आप कंज्यूमर में केस फाइल करते हो, आपका प्रेयर क्या होना चाहिए कि इसने मुझे पोजीशन नहीं दिया, अब जस्ट बिकॉज पोजीशन नहीं मिला इसलिए मुझे पैसा चाहिए, वो रिकवरी नहीं हुआ. जस्ट बिकॉज उसका सर्विस डेफिशिएंसी था, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ. ओके. बट यू कैन नॉट यूज कंज्यूमर कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. रिमेंबर दैट. आपका पहला प्रेयर हो ही नहीं सकता कि मुझे पैसा चाहिए. ओके. आपका पहला प्रेयर ये होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो पोजीशन देने वाला था, उसने मुझे दिया ही नहीं, अभी वो पोजीशन देने लायक है ही नहीं. हम क्या करते हैं, हम प्रेयर में ऐसे डालते हैं, अगर आप पोजीशन दे रहे हो तो मुझे 1 महीने में दो, नहीं तो मुझे मेरा पैसा वापस दो. नंबर 1. नहीं तो बहुत सारे मैटर्स में जैसे कि बिल्डर हो गया, ये सब हो गया, हम उसको क्या करते हैं, हम उसमें प्रेयर डालते हैं, यू फेल्ड टू प्रोवाइड मी द सर्विस एंड हेंस आई एम इन अ कंज्यूमर कोर्ट, नाउ यू पे बैक द मनी. हम उसको सिविल नहीं मानते. You got the point? You go the other way around. हाँ, बिकॉज ये फैक्ट है कि बहुत सारे रिकवरी के मैटर्स आजकल कंज्यूमर में जाते हैं बाय अनदर वे ऑफ आउट. बट वो अगेन आप उसको अच्छे से ड्राफ्टिंग करोगे, इट्स अ लीगल पार्ट, सो आप उसको किस तरीके से करोगे दैट डिपेंड्स ऑन योर लीगल स्ट्रेटेजी. राइट. सो मतलब कि हमें फिर एस्टैब्लिश भी तो करना पड़ेगा दैट वी आर अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. दैट्स व्हाई वी हैव अप्रोच्ड दिस. Instead of me answering at this is legal strategy कि how to draft a consumer complaint to achieve your goals. हाँ. सो अगर हम लिमिटेशंस की तरफ वापस जाएं और लिमिटेशंस एक्ट पूरा मतलब लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया है, उसके बाद अगर मुझे रिकवरी ऑफ ड्यूज करना है, इज दैट पॉसिबल? सी देन वो सिचुएशन वैसा है दैट यू नो वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी डोंट नो whom to meet but we have to meet someone. ठीक है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आप हमेशा ट्राई करते रहो. अगर आपको लग रहा है ऐसा सिचुएशन हुआ है, उसमें भी अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सिचुएशन में आई विल प्रेफर कि आप लीगल ओपिनियन लो, बिकॉज बहुत सारे अकाउंट्स ऑन गोइंग होते हैं. अगर आप ऑन गोइंग अकाउंट्स में काम करते हो तो देर आर जजमेंट विच सेज कि लास्ट जब आप नोटिस देते हो तब से 3 साल गिना जाता है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट. बट आपका जो क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए उसको 3 साल हो गया है, मैं पैसे कैसे मांगूँ, मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि इशू अ नोटिस. अब आपका नोटिस इस तरह से होना चाहिए कि दैट विल अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस ऑल्सो. ओके. अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल स्ट्रेटेजी. इसके लिए इसका आंसर देने से अच्छा मैं यही बोलूँगा कि आपका जो भी फैक्ट्स है आप उसको आराम से यू नो जस्ट पुट आउट इन अ पेपर, मीट अ लॉयर, यू नो एक्सप्लेन हिम योर व्हाट यू वांट टू डू. ऐसा नहीं है, देयर वर केसेस विच केम टू अस वेयर वी यू नो वी जस्ट अंडरस्टूड कि नहीं ये आ सकता है, एंड मेजोरिटी ऑफ देम इट केम इन आवर फेवर ऑल्सो. वी वर यू नो आवर कस्टमर्स वर पेड ऑल्सो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई चीज़ लीगल स्ट्रेटेजी पे आप छोड़ दीजिए, बट इसमें आप माइनस पॉइंट ढूंढिए. हम इतना साल रुके क्यों? भरोसा, आपने इतना साल उस पर भरोसा किया जो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अभी उन पे भरोसा कर लो जो आपका हेल्प कर रहे हैं पैसा देने में. बट लीगल मैनर, डोंट यूज इलीगल वे टू गेट द मनी. वही बी विजिलेंट इज वेरी नेसेसरी. हाँ, बी विजिलेंट एंड बी little bit legal smart. Don't try to find out your connections, go to some hula halla and saying that कि मैं इसके थ्रू ये करूँगा वो करूँगा. because I'm telling you, बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है,
सी इन इंडिया आई टेल यू द बेसिक प्रॉब्लम एंड आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट. हर कोई यही बोलता है कि मेरा उसका पहचान है. हाँ. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड. नाउ व्हाट, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस. उसमें भी स्ट्रेटेजी लगता है बाय द वे. दैट इज ट्रू. सो मूविंग ऑन, अगर मैं चाहूँ तो क्या अपने डेटर की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोर्ट केस में ला सकती हूँ? इट डिपेंड्स कि आपका क्लेम किससे है. अगर प्राइवेट लिमिटेड से है तो नहीं. हाँ. अगर किस अब इंटर से ये ऐसा आंसर है जिसको यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. अगर आपका कोई लिखा पढ़ी नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग कि प्राइवेट लिमिटेड है या तो LLP है, तो नहीं. राइट, बिकॉज उनका तो प्रोविजंस ही वैसे हैं. अगर ये प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, हाँ. आप उसका एसेट्स ले लो, घर का सब दरबार ले लो. ओके, सो प्रोप्राइटर्स का सब रिस्क. अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, AOP अनलिमिटेड लायबिलिटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अनलिमिटेड लायबिलिटी. बराबर है. हाँ. अगर आपका LLP और कंपनी है और आपका अग्रीमेंट है जहाँ पे श्योरिटी बना हुआ है, देन गो विद दैट एग्रीमेंट. ओके. सेम थिंग आई एम रिपीटिंग. इफ़ यू हैव अग्रीमेंट इन प्लेस, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं. एग्जैक्टली. आएगा ही नहीं. बट देन वी डोंट वांट टू बी वेरी सिस्टमाइज्ड. सो अगर लोअर कोर्ट से मुझे एक ऐसा ऑर्डर आया विच आई एम नॉट हैप्पी विद, सो कैन आई चैलेंज दैट ऑर्डर? यू कैन चैलेंज दैट ऑर्डर. आई मीन टू से दो केसेस में चैलेंज होंगे. या तो आप हार गए, या तो आपको जो अमाउंट आपने मांगा वो नहीं मिल रहा है. हाँ. यूज़ योर बिजनेस सेंस एंड लीगल सेंस. आप हार गए, आप क्यों हारे पहले उस पर पता लगाओ. नाउ दिस इज़ वेयर द लीगल अपील स्ट्रेटेजी कम्स इनटू पिक्चर. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक आपने एविडेंस बराबर नहीं दिया होगा, या यू फेल्ड टू प्रूव योर केस. अगर वो सिचुएशन है, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप क्यों हारे हो. बट येस, आप अपील फाइल कर सकते हो. इन इंडिया में अपील ऑलवेज देयर. सो अपील आप फाइल कर सकते हो. बट बी वेरी स्मार्ट इन वॉट यू आर फाइलिंग. ट्राई टू सॉर्ट इट आउट इन द लोअर. मान लीजिए कि आपने 500 रुपया मांगा है और आपको 350 रुपया है. आई विल प्रीफर डोंट फाइल. आई मीन टू से आप वो 150 रुपये के लिए फाइल करोगे, इट्स बेटर कि आप उससे बात करके आप अपना आगे का रिलेशन कंटिन्यू करो. बट ये अगर बड़ा अमाउंट है, आपको लग रहा है विच इज़ वर्थ, यू क्लेम इट. राइट. सो इसी कंसेप्ट में एक आपने वर्ड कहा था, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. सो डू आई हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इट, और व्हाट्स द प्रोसेस? सिंपल प्रोसेस है. लॉ बहुत सिंपल है. लेट्स नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स. आपको ऑर्डर आ गया, बराबर है. आप एग्जीक्यूशन का एक एप्लीकेशन फाइल करो कि भाई ये मैटर था, ये ऑर्डर आया, मैंने इसको ये डिक्री का कॉपी भेजा, उसको ये तारीख को मिला, फिर भी पैसा नहीं आया. और अभी मैं 2 साल के अंदर आपके पास आ रहा हूँ. आई वॉन्ट माई मनी बैक. ओके, दैट्स इट. 3 पेज का एप्लीकेशन है. जस्ट सी टू इट कि योर ड्राफ्टिंग इज प्रॉपरली मेड, स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली मेड. गो टू द कोर्ट, जो भी प्रोसेस है वो पूरा करो, गेट इट फाइल. सिंपल. एंड जस्ट ट्राई टू डू इट विद इन 6 months. अगेन, आप जितना फास्ट करोगे कोर्ट अप्रिशिएट करता है. आप जितना रुकोगे कोर्ट बोलेगा जब तू इतना साल रुक ही चुका है तो और रुक जा. एंड ऑफ द डे इवन द कोर्ट्स आर बिजी. Even they question that why are you so late in approaching us? If you can be late, so let us be थोड़ा little bit late. So अगर मेरा कुछ debt पड़ा हुआ है and I die, so can my heirs go for recovery of dues? Of course. Simple है. Any asset which belongs to you, if you are not there, it will belong to your legal heir. हाँ. Simple. And can money lenders recover their money through court? Is that valid? If they are licensed, of course. If they are not, they will not. But definitely, if they don't want to claim interest, they can claim at least principal amount. But again, agreement है, लिखा पढ़ी है, कुछ तो होना चाहिए. आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, आप कोर्ट जाओगे तो अगेन आई एम टेलिंग यू, यू माइट विन, यू माइट लूज, बट देन बी रेडी फॉर द लॉन्ग बैटल. बट आई टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मनी लेंडर ज़्यादातर क्या करते, लिखा पढ़ी कर लेते छोटा मोटा. दे गो ऑन ट्रस्ट. वो रेफरेंस के बगैर पैसा देते नहीं है. एथिकल मनी लेंडर्स. और ऐसे मनी लेंडर्स जो ऐसे आपको लगता है पैसे दे रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर इन अ वेरी ग्रेट रिस्क ऑफ योर लाइफ. So moving on, as you mentioned that we can claim through other measures of civil procedures like MSME or NCLT. So MSME जाना या कोर्ट जाना, दोनों में से कौन सा बेटर है? MSME आपको लागू तो होना चाहिए. If you are a trader, retailer, you cannot go to MSME. Yes, you have to fall under the MSME right? category. So I'm just assuming that you are talking for manufacturer and service provider. Then I will prefer you go to MSME. बिकॉज सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट MSME में ये हो गया है कि लाइक आपका कोर्ट फीस बच जाता है. आज अगर आप 3 लाख का भी क्लेम करने जाते हो कोर्ट में, यू हैव टू पे अराउंड 6,430 रुपीज़ समथिंग. राइट. आप ये सोचोगे ठीक है ना, बट ठीक है ना, MSME itself हैज़ बिकम अ कोर्ट नाउ. एक तरह से वो ट्रिब्यूनल हो गया है.
और लॉकडाउन के बाद तो MSME का फ्लो इतना बढ़ गया है कि मे भी शायद आने वाले टाइम पे आई विल बी सरप्राइज्ड इफ ऑल द मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर दे डोंट यूज दिस MSME, राइट. कोड फी आपका नेग्लेक्ट हो जाता है, आपका कोड फी खत्म होता है. एंड MSME इटसेल्फ इज जस्ट एन आर्बिट्रेशन, हम उसको स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन बोलते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस. आप अपना एप्लीकेशन फाइल करो, आप फाइल डेफिनेटली यू हैव टू कम इन द ब्रैकेट ऑफ MSME समाधान प्रोविजंस. आप फाइल करो, फाइल करने के बाद वो नहीं आता है, द मैटर विल गो टू द कंसिलिएशन. वो नहीं आता है, इट विल गो टू आर्बिट्रेशन. वो नहीं आता एक्स पार्टे ऑर्डर. एंड देन द मोमेंट ऑर्डर कम्स अगेन वी कम बैक टू दैट सेम पोस्ट डिक्री. क्या करना है? KYC है, डिग्री फाइल करो, क्लेम योर मनी. बट द बेस्ट बेनिफिट इज़ कि MSME अगर आप थियोरेटिकल जाओगे तो 6 महीने के अंदर ख़त्म होना चाहिए. और आर्बिट्रेशन विद इन 12 मंथ्स, राइट. सो आप कितना भी सोचोगे तो एटलीस्ट 12 महीने में आपको पैसा तो आएगा. आप कोर्ट जाते हो, उसी कोर्ट का प्रोसीजर अलग होता है. दे हैव मैनी थिंग्स टू डू. टू से कि आपका कोर्ट का मैटर 12 महीने में ख़त्म होगा, आई डोंट वांट टू डू दैट. सो योर क्वेश्चन टू मी इज़ व्हाट? MSME should be the answer. Yes. So जैसा आपने कहा arbitrations होंगे, conciliations होंगे. So MSME conducts all of that. Is that the role of MSME? Yes. MSME काउंसिल करके बनाया हुआ है. दे हैव बीन गिवन द पावर्स कि अगर किसी का पैसा रिकवर करना है तो यू फाइल एन एप्लीकेशन. अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, सो जैसे ही वो एक्सेप्ट होता है प्रोसीजर होता है. पहले वो मीडिएशन होगा, फिर कंसिलिएशन होगा. नहीं हो रहा है, आर्बिट्रेशन हो जाएगा. Okay, so they have the all process set up. Yes, you have to just approach them. Yes. And it's a very simple and the best strategy. I mean to say, maybe if you tell me what is the best option today, अगर आप NCLT नहीं है, then I will prefer MSME. But then you have to be a part of MSME. So ललित जी, जब हम MSME को अप्रोच करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना कंपलसरी है? Well, I already told you. रिकवरी ऑफ डेब्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इनवॉइस, परचेस ऑर्डर, अग्रीमेंट, KYC, एवरीथिंग. जो कोर्ट में लगता है वो MSME में लगता है. ओके. यूज़ द सेम पैटर्न एवरीवेयर फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट. ओके. एडिशन करना है आप कर सकते हो, डिलीशन मत करना. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. सो आई हैड रेड दिस दैट परचेस ऑर्डर का होना सबसे ज़्यादा क्रूशियल है MSME में. इज दैट ट्रू? हाँ. अभी द प्रॉब्लम, ओके, आपने जो बोला वो एकदम सही है. बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक दिस. MSME बॉम्बे बोलता है कि वर्क ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. MSME हरियाणा एक लेटर भेजता है कि हमने एक केस फाइल किया है बेस्ड ऑन टेलीफोन ऑर्डर. ओह वाओ. MSME का FAQs जो उनकी वेबसाइट पे है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास परचेस ऑर्डर नहीं है तो आप एफिडेविट दे दो और केस फाइल हो जाएगा. ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है बिकॉज एक्चुअली में दिस इज़ मोर ऑफ अ कन्फ्यूजन कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए. बट येस, बॉम्बे में आप MSME समाधान की वेबसाइट पे जाओगे तो मैंडेटरी है कि आपको परचेस ऑर्डर लगेगा. एंड देयर इज़ नो प्रोविजन कि आप फाइल कर सकते हो विदाउट परचेस ऑर्डर. विच आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट MSME इज सेइंग. कीपिंग दिस असाइड, परचेस ऑर्डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप परचेस ऑर्डर नहीं करते हो तो एटलीस्ट एग्रीमेंट तो साइन करो. एंड ऑफ द डे आप जितना डॉक्यूमेंट साइन करोगे इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपका उतना ही आगे जाके केस स्ट्रॉन्ग बनता है. On an assumption that you have to go to the court. Okay. So, as we discussed before this, that only MSMEs can approach. So, MSME की definition में traders नहीं आते. नहीं. So, even they can't approach MSME समाधान for help there. No. Only manufacturers and service providers. Okay. So, even I am not a MSME as a lawyer. So, मैंने अप्रोच कर लिया MSME को एंड आई एम एन MSME, सो मैं उस कैटेगरी में भी आती हूँ. येट माई एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड. सो क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं फॉर रिजेक्शन? योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बिकॉज you must have not filed the clean copy of your purchase order, wrong calculation of your invoices and the amount, wrong purchase orders. You must have not taken into consideration कि कितना अमाउंट मांगना है, किससे मांगना है. सी MSME में वेबसाइट में 2 ही प्रोविजन है, वर्क ऑर्डर, इनवॉइस, और एक लास्ट में आपका क्लेम. वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है. सिंपल है. मैच नहीं होगा, रिजेक्ट. सिंपल. डोंट यूज योर माइंड बियॉन्ड दिस. सो हो सके तो कीप इट वेरी सिंपल. ये मैच करके आप डाल दो. सो ललित जी, व्हाइल वी वर डिस्कसिंग, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था, लीगल स्ट्रैटेजी. सो जब हम MSME अप्रोच करते हैं या कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं, कौन सी लीगल स्ट्रैटेजी रखना ज़रूरी है? सी, लीगल स्ट्रैटेजी ऑलवेज कम्स व्हेन यू हैव अ गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी. बिजनेस स्ट्रैटेजी मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके 10 कस्टमर है एंड ये 10 कस्टमर आपके पैसे नहीं दे रहे. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज़, क्या आप वो सभी 10 कस्टमर को कोर्ट में भेजोगे? ऐसे नहीं होता है.
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कस्टमर है जहाँ पे आई हैव टू प्रेस माई बटन की फेयर आई हैव टू गो टू द कोर्ट. सो दैट बिकम्स योर बिजनेस स्ट्रेटेजी. बट योर बिजनेस स्ट्रेटेजी इन दिस मैटर्स हैज़ टू कम विथ लीगल स्ट्रेटेजी. लीगल स्ट्रेटेजी का यूज़ क्या होता है? सी अगर क्या होता है, लीगल स्ट्रेटेजी होता है एक पहले का प्रायर गोइंग टू द कोर्ट और एक होता है पोस्ट. अगर आपका क्वेश्चन ऐसे मैं समझूं कि प्रायर में क्या है, देन आई विल प्रीफर कि आप एक आपका जो भी बिजनेस होता है यू मेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, मेक अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स कि ऐसा ऐसा है अपना सिस्टम है. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड सिस्टम बोले तो हैव योर टेम्पलेट्स रेडी कि मुझे इसी पैटर्न पे काम करना है. एक हो गया ये प्रायर लीगल स्ट्रेटेजी. इफ दैट इज योर फुल्ली कंप्लाइड, आपका पोस्ट लीगल स्ट्रेटेजी विल बी मोर ईजी. एग्जैक्टली. अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका ये वाला लीगल स्ट्रेटेजी इट टोटली डिपेंड्स कि वो क्या केस है. इट टोटली डिपेंड्स. सो ये बताना कि आप ये करो विल नॉट बी करेक्ट. अगर आप प्रायर अच्छे से करते हो तो पोस्ट एकदम सेफ है, एकदम ईजी है. प्रायर नहीं करते हो तो पोस्ट को ईजी कैसे बनाना है, उसके लिए यू नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरी फैक्ट्स. उसके हिसाब से ही आपका आगे का स्ट्रेटेजी बनता है. एंड व्हेन इट कम्स टू सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सो क्या वो लोग जा सकते हैं डेट रिकवरी के लिए? क्यों नहीं जा सकते हैं? MCS ने दिया हुआ है. हाँ. Any member who doesn't pay the amount, they have a right to issue a notice under 101 section and go to the deputy registrar court, deputy registrar, and if they fail there, they can go to cooperative court. Okay. So measures are there. वो भी बहुत समरी प्रोसीजर है. अगेन आई एम टेलिंग यू, एक मेंबर अगर पैसा नहीं दे रहा है उसके दो ही डिफेंस होते हैं. या तो आपने उसको जो बिल भेजा वो सही नहीं है. हाँ. ज़्यादातर मैटर्स दो इशू पे आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्जेबल and you issuing the bill for maintenance in the repairs. Okay. I don't want to get into that details, but yes, even the cooperative societies, they can go to the recovery of money under section 101 MCS Act. Okay. And अगर हम बात करें उन लोगों की जो देश के बाहर रह रहे हैं, so उनसे मनी रिकवरी करना हो तो कैसे करेंगे? आप कर सकते हो, but then जो इंडिया में रह के इंडिया से पैसे नहीं ले रहे वो बाहर देश में क्या लेंगे? बिकॉज बाहर देश से लेना बोले तो इट डिपेंड्स कि आपका अग्रीमेंट किया है. अगर आपका अग्रीमेंट है ही नहीं है, आप कौन से कोर्ट जाओगे? आप इंडियन कोर्ट में जाओगे, आप ऑर्डर तो ले लोगे, आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट कहाँ करोगे? क्योंकि आपको पता है वो पार्टी बाहर का है. और जैसे हम बोलते हैं बाहर का मैटर है, इट इन्वॉल्व्स मनी. सो इफ यू रियली वांट कि ये सिचुएशन ना आए, बिलीव इन योर प्रायर लीगल स्ट्रेटेजी रेदर देन पोस्ट लीगल स्ट्रेटेजी. अगर प्रायर आपसे हुआ ही नहीं है तो पोस्ट लीगल स्ट्रेटेजी ये सिनेरियो में इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बिकॉज वो बाहर का कंपनी कैसा है, क्या उसका इंडिया में कोई रोल है. अमाउंट अगर एकदम बड़ा है, आई अंडरस्टैंड यू विल गो. एंड अमाउंट अगर छोटा है, 5 लाख 8 लाख 10 लाख, आई एम प्रीटी मच श्योर विल नॉट गो. इफ़ यू गो इज़ वेरी गुड, बट उसके एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं. इंडिया इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल लीगल मार्केट. द मोमेंट यू लीव इंडिया एंड यू अप्रोच UK, आपका जितना क्लेम नहीं है उससे 3 गुना आपका पैसा जाने वाला है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, बिजनेस स्ट्रेटेजीज इन टर्म्स ऑफ दिस मैटर्स हैज़ टू बी कंबाइंड विद लीगल स्ट्रेटेजी. एंड द थिंग इज प्रिकॉशन तो ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो अपनी प्री लीगल स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे अगर, तो इस सिनेरियो में सेफ रहेंगे. आप देखिए हर कंपनीज का प्री लीगल स्ट्रेटेजी या तो प्रायर लीगल स्ट्रेटेजी हमेशा रहता है. उनको पता है कि ये सिचुएशन आने वाला है. इसी के लिए आप देखोगे बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं दे डोंट फॉल इनटू दिस नॉनसेंस ट्रैप. वेल इंडिया में आज भी बहुत सारे MSMEs दे डोंट प्रीफर डूइंग दिस. यू नो, दे डोंट प्रीफर. इनफैक्ट यही सारा रीज़न है जिसकी वजह से MSME समाधान आया हुआ है. एंड आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ MSME समाधान अभी बहुत सारे वाले तो परचेस ऑर्डर रेज करने लगे. पहले तो वो भी नहीं करते थे, सिर्फ इनवॉइस पे धंधा होता था. सो अगर मेरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेट्स टेक अ सिनेरियो, मेरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और मेरे डेटर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने खुद को, सो क्या होगा MSME प्रोसीडिंग्स का? कुछ नहीं होने वाला है. यू जस्ट हैव टू यू नो काम, चिल एंड थिंक फॉर योरसेल्फ. आगे बढ़ो. कुछ नहीं होने वाला है. बिकॉज ये प्लस है क्या माइनस है आई डोंट नो. बिकॉज बस फॉर मी इट इज़ अ लीगल लूप होल कि मान लीजिए अगर कोई ऑर्डर लेके बैठा है, डिग्री लेके बैठा है, कम से कम आप उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर तो मानो. बट क्या हो गया कि NCLT में हम उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर भी नहीं मानते. राइट, फॉर वॉट एवर इज़ द थिंग, लॉ पास हो चुका है. बट ये केसेस में ही जस्ट हैव टू बी काम एंड जस्ट थिंक कि जो गया वो गया. थिंक अबाउट अदर्स. बट ये सिचुएशन नहीं आएगा इफ़ यू आर वेरी विजिलेंट. Actually, if you have a legal person with you, you have to keep an eye on your customer.
Right. अगर आप 2-2 साल वेट करोगे ना 6-6 महीना वेट करोगे, हाँ. ये सिचुएशन आने वाला है और ये सिचुएशन और आने वाला है आगे जाके बिकॉज ऑफ न्यू लॉ ऑफ NCLT, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सो MSME की एक बहुत खास बात थी जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे, दैट देयर इज अ लिमिटेशन पीरियड. जो क्लेम कर रहे हैं अमाउंट वो कभी भी कर सकते हैं. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? इट्स अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट. अगर आप उसको एकदम स्ट्रिक्टली देखोगे, ऐसा कोई लॉ बन ही नहीं सकता है जिसमें लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है. बट अगर आप एकदम सिंपल व्यू में जाओगे तो लिमिटेशन क्यों है? इफ़ यू आस्क मी, लिमिटेशन होना ही चाहिए. द रीज़न इज़ अगर आप नहीं करोगे तो सी यू नीड टू रिस्पेक्ट अ लॉ. इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट अ लॉ, व्हाट यू वांट देन? लिमिटेशन नहीं होगा देन आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन. 2015 का मैटर है, वो बोलेगा अभी नहीं यार बाद में लेते 2025 में लेगा. अब एक आदमी कितना रिकॉर्ड्स रखेगा? यू इमेजिन अ पर्सन जिससे पैसा लेना वो रिकॉर्ड्स रखेगा ये सब, और जिसको लेना है वो भी रिकॉर्ड रखने वाला है. 10 साल का रिकॉर्ड कोई नहीं रखता है. सो येस, लिमिटेशंस हैज़ टू बी देयर, हैज़ टू बी देयर. नाउ द ओनली क्वेश्चन इज़ कि उसको स्टार्ट कब से करना है. बिकॉज अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन चालू है. कोई MSME वाला बोलता है लिमिटेशन अलाउड है, कोई बोलता है नहीं अलाउड है. राइट. सो आई थिंक एक सर्कुलर ही पास हो जाए कि 2020 के बाद सब लिमिटेशन रूल एप्लीकेबल होने वाला है, और जब से लॉ पास हुआ है लिमिटेशन एप्लीकेबल, मैटर ख़त्म कर दो. देयर शुड बी एन एंड टू डिस्प्यूट एक्चुअली में. वो एक्चुअली में ऑलरेडी एंड है वाया कोर्ट. बट आई एम सेइंग कि क्यों नहीं MSME ऑफिस सर्कुलर ही पास कर दें कि लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एज पर द प्रोसीजर ऑफ लिमिटेशन एंड CPC. मैटर फिनिश्ड. एग्जैक्टली. सो अगर हम पेंडेंसी की बात करें MSME में, इस वक्त 20,909 करोड़ के केसेस फाइल हो चुके हैं एंड उनमें से 15,227 करोड़ के केसेस स्टिल पेंडिंग है. सो आपके अनुसार क्या रीज़न है इतनी ह्यूज पेंडेंसी में? करोड़ वैल्यू है. यस, इज द वैल्यू, मनी वैल्यू ना. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि धीरे धीरे MSME इज गेटिंग अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, और ये अच्छा भी है और ये और बढ़ने वाला है, ये कम होगा नहीं. और MSME में आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी स्टाफ बढ़ेगा, उसका और ट्रेनिंग होगा, वो और अच्छे से उनका ऑर्डर्स आएगा. ये होने वाला है. आपने जो फिगर दिया है वो फिगर चेंज भी हो सकता है, कम तो कभी होगा नहीं. ज़्यादा ही होने वाला है. जिस दिन ये कम हो गया इट मीन्स अ लॉट, तो वो होगा नहीं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सब करने से अच्छा अगर हम अपने सिस्टम को प्लेस कर दें तो ये सब और जल्दी से हो जाएगा निपटारा. मैं बता रहा हूँ ये सब इसके लिए हुआ है बिकॉज लॉकडाउन के बाद पीपल हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एन MSME. अगर आप देखोगे लॉकडाउन के पहले MSME का इतना बूम नहीं होता था. 2020 में जब लॉकडाउन हुआ सब ने अपना स्टार्ट कर दिया, आई एम एन MSME. तो बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, MSME में जा रहे हैं. क्यों जाते हैं? कोर्ट फी बचाने. कौन देगा इतना कोर्ट फी? आई मीन टू से इफ़ यू वांट टू क्लेम 5 करोड़ आप कौन देगा 5-5, 3-3 लाख? Nobody will pay you. Exactly. So MSME has to gain a momentum. If you ask me, I think the future only belongs to arbitration and NCLT. Everything should be closed. Everything should be closed. And talking about arbitration, can I claim my money through the arbitration? If yes, then what's the process? As in where to start? आप आर्बिट्रेशन में क्लेम कर सकते हो, नो डाउट. प्रोसेस बोले तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या अग्रीमेंट साइन किया है. आर्बिट्रेशन बोले तो कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन. See, the moment I say contractual arbitration, it means that both the parties or whoever is the party, they have to agree to an arbitration. Okay. Whenever there is an agreement. आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज अगर अग्री करते हो तो वो अग्री कंप्लाई करो और आर्बिट्रेशन स्टार्ट करो. बट येस, आर्बिट्रेशन इज़ द बेस्ट वे टू क्लेम द मनी. दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि अभी 18 महीने का टाइम आ चुका है आर्बिट्रेशन में. बट फेयर इनफ, फिर भी वो अच्छा है, यू नो. या सो अगेन आई एम टेलिंग यू, future has to be only arbitration and NCLT. Summary suit, regular civil case, it has to be closed. I mean to say इसका कोई वैल्यू नहीं है. And अगर आप इन चीज़ों को करोगे, I mean to say it should be, the reason why it should be made mandatory because ये अगर mandatory में आ जाएगा तो arbitration will get good recognized. उसमें अच्छे arbitrators आएंगे, पैनल बनेगा, लॉ बनेगा. आई थिंक वो बन ही रहा है, लॉ बनेगा. उससे होगा क्या कि आपके पास एक टाइम पीरियड है 12 महीना, राइट. वो 12 महीने में केस ख़त्म करना ही है. आप वो केस ख़त्म करोगे, जितना रिकवरी का केसेस ख़त्म होगा आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करता है, यू नो. बिकॉज जो पैसा मेरा अटका हुआ है वो मेरा पास पैसा आएगा, मैं उसको मेरे बिजनेस में यूज़ करूँगा. सी इट्स ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल. आई एम गेटिंग इट. आपका सर्कल क्या पैसे का. एंड मीडिएशन एज अ प्रोसीजर टू टेक और गेट रिड ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यूज, वो इफेक्टिव है? कर रहे हैं, बट माई पर्सनल व्यूज़ की मीडिएशन हैज़ बिकम मोर ऑफ
नॉनसेंस rather than एडवांटेज, बिकॉज आई थिंक कमर्शियल सूट में अभी मैंडेटरी कर दिया मीडिएशन करना इन सम ऑफ द कोर्ट्स. तो जो केस 2 महीने में और समन्स ऑर्डर पास करता था, अभी 2 महीना तो मीडिएशन रिपोर्ट आता है. ओके. सो वी आर ऑलरेडी डिलेड बाय मोर देन 2 years. फेयर इनफ. वेल, अगर मुझे कोर्ट में आना ही पड़ा है, आई डोंट थिंक सो मीडिएशन विल वर्क आउट. फिर भी इट्स अ गुड स्टेप, हो जाए तो अच्छा है. बट वॉट आई बिलीव कि देयर हैज़ टू बी अ टाइम लिमिट इन द सेंस कि मीडिएशन शुड बी क्लोज विद इन 2 months फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द केस. Exactly. आप 2 साल रुकोगे, फिर बोलोगे मीडिएशन से केस कन्वर्ट हुआ है. देयर इज नो यूज ऑफ सच मीडिएशन एक्चुअली. सो ललित जी, अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ की, हम कोर्ट ना जाएं और किसी ऑल्टरनेटिव रेमेडी में जाएं, हाउ लीगल आर दीज रेमेडीज? Everything is legal because they are backed by law. Okay. Arbitration is backed by arbitration law. हाँ. MSME by law. So it is just an alternative ADR, but that doesn't mean it is illegal. Okay. ये इसके लिए दिया हुआ है so that even everyone knows कि कोर्ट के पास इतना burdened हो गया matters कि now maybe they might crash any time, right? Somehow we are surviving. Okay. That's why ADR has come, and ADR has become more successful if you see actually. So yes, it is legal. Everything about legal is legality in this alternative. Okay. So very simple line, ADR is legal in law. Right. And while you were mentioning, you said that arbitration and NCLT are the future. So what is NCLT? NCLT has become a very short form. It's a very popular name for the new law which has come. Okay. Insolvency and Bankruptcy Code. Okay. NCLT means National Company Law Tribunal actually. Well, the reason I am saying this because see, IBC has to be there now. Fair enough. Yes. The whole purpose of IBC is brilliant. Now what has happened is that in IBC, undisputed debt matters which earlier was supposed to go to summary suit or whatever arbitration, now they directly approach to NCLT. Okay. So now what has happened कि if the claim is high, amount matches with your NCLT provision, even though you have an arbitration provision, they have a right to go to IBC. Okay, Directly. The moment you go there, the timeline is already fixed by the law. You have to comply with the law. Okay. And the order of the NCLT is such a huge pressure on that company that definitely they will settle it out. So if that is the case, so I am now removing this RCS, money suit and summary suit. Who will go there? And again, there is no court fee on NCLT. Oh, so that's the biggest plus. Now why I prefer arbitration and NCLT? Because I feel that the whole purpose of NCLT has bloomed like this, right? But in a negative way, because now there is a pressure on the business entities कि यार कभी भी कोई भी NCLT जा रहा है, मतलब हमारा कंपनी बंद हो जाएगा. So I prefer that the company should pass something a monetary limit saying that कि अगर आपका 10 करोड़ है, 10 करोड़ के नीचे arbitration होगा. Okay. उसके बाद आप इधर आओ. Right. और NCLT में इतना होगा. There has to be something. नहीं तो अभी क्या हो रहा है? All the matters are going to NCLT. So there is no trial, there is nothing. Arbitration छोड़ दो, direct NCLT. Direct NCLT. And definitely, as I told you, अगर जिसका system placed है, debt is undisputed, NCLT has to pass an order. Right. But to what extent? I mean to say, कल को ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि no matters are filed in such MSME and everything is going to NCLT. So there has to be some change in the monetary limit. But how does NCLT help in recovery of dues? As in what process they follow? Pressure. First of all, it's a pressure. You form a company. The moment case is filed, suddenly you get an order that your company is bankrupt. Right. Pressure. It's all about pressure. It's all about your future goals, your future plans. So, in fact, rather than law, the pressure kills you. Okay. And this is where the money comes. In fact, most of the matters are filed only on an assumption that the more we file, pressure will be there and they'll make the payment. Okay. And it is going. Actually, it is succeed. I mean, it's a very good process, no doubt. But I think it's more of an image as well, right? Because That's then you what get the tag of a bankrupt company. That's what I'm saying. So imagine your company is there and suddenly you get an order. I think recently the OYO got an order from Gujarat, NCLT. Okay. How the newspaper covered? OYO got an order. But the fact was that OYO had more than one company. They got the order in some another matter. Okay. But the media was saying OYO is getting bankrupt, OYO is getting insolvent. Image. Now imagine that the OYO has billions of investors' money. Suddenly you get a news in the morning, one of the investor will call you and say, क्या करना है? Exactly, they start So that doesn't make any sense. Even the media, they don't play their role very well. They have to be very clear. कौन से कंपनी में ऑर्डर आया हुआ है, क्या आया हुआ है? Exactly. But
That's all something, a different topic to talk about. But then coming to NCLT, how can I file for recovery of dues? As in, what do I have to do as a creditor? Follow the procedure of NCLT. Issue a notice saying that कि आपका इतना पैसा बाकी है. Along with the notice, send each and every document to him. Okay. Prove it everything. Give a statement of claim. If he doesn't make the payment within 14 days, go to the NCLT, file the petition. The first question the judge will ask you, what is the debt? There are 3 kinds of debt which is defined under NCLT. Fair enough. What was the transaction? Issued a letter or not? Show me the letter. Fair enough. Issue a notice. Okay. If it doesn't come, wait. If it doesn't come, bankrupt. Okay. Appointment of That's it. IP. And when it comes to recovery of dues, can I claim interest as well through any medium, courts? You can claim. NCLT? Well, interest agreement is there, clause is there, it is undisputed. Purchase order is there, clause is there, undisputed. If you raise an invoice, if you claim an interest, it is disputed. How much, कितना लेना है, नहीं लेना है. So interest आप ले सकते हो, provided you have a proper documentation. But आप नहीं भी रहोगे, then I think 9% is what the court gives. Arbitration somewhere they will give you 12% to 15%. Okay. But you can claim your interest. You can definitely try your luck. And there's a term of unsecured creditors. Who are they and कैसे एक creditor को उस category में डाला जाता है? Unsecured creditors and secured creditors has to be read when NCLT law comes. Okay. Now what has happened is that आप कोई कंपनी है, उन्हें बहुत सारा लोन लिया हुआ है बैंक से. कल को मान लीजिए कोई कंपनी बैंकक्रप्ट का ऑर्डर आ चुका है. सो प्रोविजन ऐसा है कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, बैंक एंड एवरीथिंग. अनसिक्योर्ड बोले तो बिजनेस एंटिटीज जिनके पास ऑर्डर है, बट वो क्या करें, Yet they are unsecured. So bifurcation. And can my authorized representative file recovery of dues on my behalf? Definitely. I mean, that's a procedure. No owner goes to the court and file the case. आप बस just have a proper board resolution or power of attorney and go to the court. If you don't do that, your matter will be rejected maybe at the evidence stage. Okay. So this is the most crucial part. Again, I'm telling you, have a good legal strategy. Understand why it is there. Each document when you present to the court has a relevance. Exactly. A small mistake will kick you out of the court. Exactly. It will cost you a lot. And moving on to the concept of HUF. Now, being a member of a HUF, can I file recovery against another member? Yeah, why not? मेरा पैसा बाकी है, मैंने धंधा किया, right? If I pay GST, धंधा हो रहा है, I will file it. And HUF against HUF? Anyone. Anyone. Okay. मैंने बिजनेस किया, मेरा धंधा हुआ, मैंने पैसे कमाए, मेरे पैसे आए नहीं, I will file a case. Right. Law says it has to be legal. That's it. No, HUF is illegal. It is in there Yes, in it's process. accepted by- मैंने धंधा किया, बिल रेस किया, उसका GST होगा ना, मेरा GST है, मैं पे कर रहा हूँ, तो where is the problem now? Definitely you can. So, moving on to the last segment of our talk show, Lalitji, you have been in this field for past 16 years. So, what are some of the most worst mistakes that you have seen people commit in the matter of recovery of dues? They don't follow prior legal strategy. परचेज ऑर्डर लेना नहीं है, अग्रीमेंट साइन करना नहीं है, हम भरोसे पे काम करते हैं, हम ट्रस्ट पे काम करते हैं, माल पहले ही भेज देते हैं, कभी कभी इन्वॉइस ही रेज नहीं करते हैं, हम इन्वॉइस बाद में रेज करते हैं, बाद में भी रेज कर दिया, फिर प्रॉब्लम आता है कि वो बोलते हैं हमने तो आपको ऑर्डर दिया ही नहीं, फिर आप कोर्ट में प्रूव करते रहो कि ऑर्डर कब आया, फिर हम नया एक्सप्लेनेशन देते हैं कि फ़ोन से ऑर्डर आया, तो कोर्ट पूछेगा ऐसा कौन सा फ़ोन आता है आपको कि आप ऑर्डर दे देते हो, राइट? उसके बाद आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास PDC पड़ा है, चेक्स पड़ा है, आप क्या करते हैं, आप उसको डिपॉजिट ही नहीं करते हैं, क्यों? आप ट्रस्ट करते हो. आई मीन टू से ये मिस्टेक्स इसके लिए होता है, और ये छोटे छोटे मिस्टेक्स इसके लिए होता है बिकॉज आप प्रायर लीगल स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करते हो, और साथ ही साथ यू डोंट टेक लीगल ओपिनियन. आई विल शेयर यू वन एग्जाम्पल हाउ बिकॉज ऑफ वन स्मॉल मिस्टेक अ कंपनी लॉस्ट 3 crores. One small mistake. They entered into a transaction with a big company. It was around 2000 crore company. उन्होंने उनको LC दे दिया था, बिल डिस्काउंटिंग का फैसिलिटी दे दिया था, राइट? उनको बोला था आपका ये पैसा आते रहेगा. They were supposed to do this particular bill discounting of around 80 lakhs. 80 lakhs plus 25 lakhs on a particular day. There was a fault from A to B, right? A का फॉल्ट था कि उसी के एम्प्लॉयज़ ने वो तारीख को डिस्काउंट नहीं किया. ए ने क्या किया, जब उसको पता ही नहीं चला था कि डिस्काउंट हुआ है,
ए को 4-5 दिन बाद पता चला कि डिस्काउंट नहीं हुआ है, तो उसने बी को फ़ोन किया कि आपका वो हुआ नहीं वो फीचर, तो बी ने उसको बोला अभी आपने टाइम पे क्यों नहीं किया, अभी मुझे फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ. तो बी ए ने बोला ठीक है मैं रुकता हूँ। वो रुकते 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 1.5 साल हो गया, Okay. उन्होंने पैसा नहीं दिया। देन वी वेंट टू एन आर्बिट्रेशन, Okay. इंटरेस्ट के साथ। उन्होंने जीएसटी भी पे नहीं किया था बाय द वे। रियल पिक्चर तो बाद में आया कि वो जो डिस्काउंट नहीं किया था ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, उसका जीएसटी भी पे नहीं किया था। तो वी वेंट टू एन आर्बिट्रेशन, वी गॉट एन ऑर्डर ऑफ अराउंड 2.5 करोड़। Okay. जैसी ऑर्डर आया तीसरे दिन वी गॉट द न्यूज़ कि ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बैंकरप्ट। Oh God. All So now neither I am a secured creditor. right. Now what? So basically I lost my 3 crores. Exactly. One simple mistake. No. They never thought of at least having a prior legal strategy or having an opinion on the date when the discount was not done, or what to do after 4-5 days. Exactly. भरोसे पे गए and they actually now if you ask me they have lost 2.5 crores. बैंक्रप्सी के बाद COC का मीटिंग होगा, रिजोल्यूशन पास होगा, आपको पैसा कितना आएगा आई डोंट नो, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि 2.5 करोड़ तो नहीं आने वाला है। No. So hereby we end the topic today. It was a very good discussion. We discussed everything from codes to MSME arbitration, NCLT, and everything to its very practicality. So sir, thank you so much for explaining all these things in so depth, and I'm sure our viewers will surely enjoy this episode in particular. Thank you so Thank much. you.